हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट का आज हमारा 28th लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था, तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे आज के लेक्चर को। आज का लेक्चर हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के ऊपर है, जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है? इट अकर व्हेन phenotype result from the genetic influence other than the biparental transmission of gene located on the chromosomes found inside the nucleus। अभी तक हमने जितना पढ़ा था तो उसके अंदर हम क्या कह रहे थे कि जैसे कि ये हमारा कोई सेल हो गया, सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा था तो उसमें हम क्या कह रहे थे कि हमारा कोई भी अगर फिनोटाइप है, उस फिनोटाइप को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल रहता है वो किसके अंदर होता है? क्रोमोसोम्स के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस या फिर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ट्रेट की अगर मैं बात करता हूं, पहले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ट्रेट, तो ये हमारी कौन सी ट्रेट्स या फिर कैरेक्टर्स होते हैं? ये वे ट्रेट्स होंगे जिनका जो जेनेटिक मटेरियल होगा, इनका इन ट्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर ना होके न्यूक्लियस के बाहर मिलेगा। ठीक है, और इन ट्रेट्स की इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। जैसे कि अगर ये ट्रेट ऑफस्प्रिंग से पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होती है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, या फिर उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन ट्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा न्यूक्लियस के अंदर ना होकर न्यूक्लियस के बाहर होता है। तो इसीलिए हम इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होता है वो हमारा मेजरली 3 टाइप्स का रहता है। सबसे पहले हमारा होता है ऑर्गनली हेरिडिटरी, सेकंड हमारा होता है इन्फेक्शियस हेरिडिटी, थर्ड हमारा होता है मैटरनल इफेक्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑर्गनली हेरिडिटी की, या फिर इसको हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, तो ये क्या होता है? दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न इज कंट्रोल्ड बाय द जीन प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऑर्गनली। हमने पहले ही पढ़ा था एक कि हमारे जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर तो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता ही है, उसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है या फिर प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो उनके अंदर भी क्या रहता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। और इस डीएनए की वजह से क्या करते हैं, जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जो क्लोरोप्लास्ट है वो अपने लिए कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन ये भी जो हमारे डीएनए है ये कंप्लीट माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज या फिर एंजाइम की सिंथेसिस नहीं कर पाते। इनके कुछ ऐसे भी एंजाइम हमारे रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के जिनकी सिंथेसिस न्यूक्लियर जीनोम की हेल्प से ही होती है। तो इसीलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? जो माइटोकॉन्ड्रिया या फिर हमारा क्लोरोप्लास्ट जो रहता है उसको हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। क्यों कहते हैं सेमी ऑटोनोमस? क्योंकि ये हमारा जो ऑर्गनली होती है ऑटोनोमस, ये जो हमारी ऑर्गनली होती है ये अपने आप पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं रहती। इसके कुछ ऐसे प्रोटीन्स या फिर कुछ ऐसे फंक्शंस रहेंगे जिनको करने के लिए ये न्यूक्लियर जीनोम के ऊपर डिपेंड रहता है। अब हमने क्या बताया है कि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है या फिर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनके पास अपना खुद का डीएनए मटेरियल रहता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया या फिर हम बोल सकते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए रहता है। तो अगर इस डीएनए की ट्रांसफर होती है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, अब अगर ये डीएनए है तो डीएनए का मतलब क्या रहेगा कि ये कुछ तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, कुछ तो फिनोटाइप ये भी कंट्रोल करेगा। और जब इन ट्रेट्स की या फिर इस डीएनए की पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, as we know apart from the nucleus genetic material such as dna is also found in the extra nuclear organelles such as mitochondria and chloroplast. This genetic material control the different phenotype in the individual and inheritance of this genetic material from parents to offspring is called as organelle heredity। क्योंकि हमारी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर ऑर्गनलीज रहती है तो इसी को हम क्या कह देते हैं? ऑर्गनली हेरिडिटी। ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। एनालिसिस ऑफ द इनहेरिटेंस पैटर्न resulting from the mutant allele of these organelle has been very difficult because semi-autonomous nature of these organelle and presence of large number of organelles। यहाँ पे हमने क्या बताया है कि जो हमारे ऑर्गनली हेरिडिटी रहती है या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा डीएनए है या फिर हमारा क्लोरोप्लास्ट डीएनए रहता है, अगर इनके अंदर कोई भी म्यूटेशन होती है तो उसको एनालाइज करना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है?
क्योंकि पहली चीज तो हमने क्या बताई है कि ये हमारे सेमी ऑटोनोमस नेचर के होते हैं। इसका मतलब क्या रहेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी फंक्शंस होने हैं वो कंप्लीटली इसके खुद के डीएनए के ऊपर डिपेंड ना रह के हमारे न्यूक्लियर जीनोम के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे थे, सेमी ऑटोनोमस। तो अगर इसके अंदर कोई म्यूटेशन हो जाती है तो उस वहां पे हम ये स्पेसिफाई नहीं कर पाते कि हमारी जो म्यूटेशन हुई है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर हुई है या फिर हमारे न्यूक्लियर जीनोम के अंदर हुई है। तो सेकंड हमने क्या बताया है कि इसको डिटेक्ट करना क्यों मुश्किल रहता है, क्योंकि इसके जो नंबर रहते हैं किसी सेल के अंदर वो लार्ज होते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है या फिर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो एक सेल के अंदर वेरी कर सकते हैं, ये एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सपोज करके चलते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल के अंदर 5 हो गए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, एक फर्स्ट ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और हमारे इन पांचों में से किसी एक के अंदर म्यूटेशन हो गई। जैसे कि हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे हो जाती है म्यूटेशन, ठीक है। बाकी के जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है उनका जो जीनोम है वो नॉर्मल है। तो यानी कि 4 कैसे हो गए हमारे नॉर्मल, और एक के अंदर क्या हो गई, म्यूटेशन हो गई। तो अगर इस टाइप का हमारा केस हो जाता है तो क्योंकि सिर्फ जो म्यूटेशन हुई है वो किसके अंदर हुई है, सिर्फ एक के अंदर, और हमारे बाकी के जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे कैसे है, नॉर्मल है। तो यहाँ पे हमारे जो 4 वाले होंगे वो इसको डोमिनेट कर लेंगे या फिर इसको ओवरकम कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो म्यूटेशन हुई है उसको डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल हमारा रहता है पोकी म्यूटेशन इन न्यूरोस्पोरा। आगे इसके बारे में और भी पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस के बारे में। इसका एग्जांपल हमारा होता है वेरिएशन इन 4 ओक प्लांट्स, जिसको हम मिराबिलिस जलापा भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है, इन दिस प्लांट द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिसाइडेड बाय द ब्रांच फ्रॉम व्हिच द सीड इज ओरिजिनेटेड या फिर मैटरनल प्लांट्स। जैसे कि हमें पता है कि एक, जैसे कि यहाँ पे कोई मेल प्लांट हो गया, एक है कोई फीमेल प्लांट। अब इनके ऊपर क्या है, यहाँ पे फ्लावर है, ये जो फीमेल प्लांट है उसका फ्लावर हो गया। अब जो मेल प्लांट है वहां से पोलन ट्रांसफर होते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या मिलेगा, ओव्यूल होता है, जहाँ पे जो हमारे पोलन होंगे वो उनके गैमेट्स होंगे वो वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन करते हैं, और जिससे हमारा न्यू प्लांट्स की सिंथेसिस होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे सीड्स बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि जो हमारे क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस रहती है उसके अंदर जो हमारे ये सीड्स होंगे इनका जो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, जो हमारा ये न्यू प्लांट बनाएगा उसका जो फिनोटाइप होगा वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है, वो हमारा ब्रांच के ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे कि जो ब्रांच है, ब्रांच तो हमारे किस प्लांट की है, ये फीमेल प्लांट हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे ओविल डोनेट कर रहा है। तो ये हमारा जो प्लांट रहेगा, जो फीमेल प्लांट रहेगा, ये हमारा क्या करेगा, जो नेक्स्ट प्रोजनी आएगी या फिर जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके फिनोटाइप को कंट्रोल करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हम नॉर्मल केस को लेके चलते हैं ह्यूमन, तो नॉर्मल केस के अंदर क्या रहता है कि जो हमारे पोलन्स होते हैं वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस ट्रांसफर करते हैं फीमेल प्लांट के जो हमारे ओव्यूल रहता है उसको। अब जो ओव्यूल होता है वो हमारा न्यूक्लियस तो प्रोवाइड करवाता ही है नेक्स्ट जनरेशन को, उसके अलावा वो क्लोरोप्लास्ट जो हमारा ओव्यूल रहता है उसके जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन रहता है वहां पे क्लोरोप्लास्ट भी होगा। ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो जाता है क्लोरोप्लास्ट। तो जो हमारे नेक्स्ट प्रोजनी आएगी या फिर जो सीड्स फॉर्मेशन होगी उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट आएगा वो कहां से आएगा, सिर्फ वो आएगा सिर्फ ओव्यूल से, क्योंकि जो पोलन थे वो तो हमारे सिर्फ न्यूक्लियर डोनेट कर रहे थे यहाँ पे, तो उसने तो यहाँ पे न्यूक्लियस दे दिया, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, यहाँ पे हमारा डिप्लॉयड प्लांट बन जाता है। लेकिन अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ किसने डिनोट किए हैं, ये हमारे किए हैं ओव्यूल ने। तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जो ये हमारा वेरिएशन इन 4 o'clock प्लांट है ये हमारा एक क्लोरोप्लास्ट रिलेटेड जो फिनोटाइप हो जाएगा, यानी कि इसको जो कंट्रोल करेगा वो हमारा जीन कौन सा होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और इसीलिए हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो हमारे कैरेक्टर्स रहेंगे सीड्स के वो उनको कौन कंट्रोल करेगा या फिर कौन डिटरमाइन करेगा, फीमेल प्लांट, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये हमारे जो अलग अलग है ये हो गए हमारे पोलन प्लांट। अगर पोलन प्लांट जैसे कि व्हाइट है, दूसरा हमने केस ले रखा ग्रीन है, और एक हमारा होता है वेरीगेटेड, ठीक है। इसी तरीके से हमने फीमेल प्लांट के लिए भी कॉम्बिनेशन बनाया है, पहला हमारा हो गया व्हाइट, दूसरा हमारा हो गया ग्रीन, तीसरा हमारा हो गया वेरीगेटेड। तो पहले हम मान के चलते हैं कि जो फीमेल प्लांट है वो है व्हाइट। अब अगर फीमेल व्हाइट है और अगर मेल व्हाइट हो रहा है तो भी हमारा जो
फिनोटाइप या फिर ऑफस्प्रिंग आएगा वो कैसा आएगा, व्हाइट। यहाँ से तो हमें कुछ नहीं पता चल रहा। देन उसके बाद अगर फीमेल प्लांट व्हाइट ही है और हमने इसकी जो क्रॉसिंग करवाई है वो ग्रीन मेल प्लांट के साथ करवाई है, हमारा ऑफस्प्रिंग कैसा आ रहा है, व्हाइट। और अगर हम वेरीगेटेड प्लांट्स को भी ले रहे हैं तो भी हमारा ऑफस्प्रिंग कैसा आ रहा है, व्हाइट। तो यहाँ पे जो फीमेल प्लांट है जो उसका फिनोटाइप है वही हमारा ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप रह रहा है। सेम यहाँ पे अगर ग्रीन हमारा फीमेल प्लांट रहेगा तो जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो हर कॉम्बिनेशन के अंदर कैसे आएंगे, ग्रीन। देन उसके बाद अगर ये हमारे वेरीगेटेड हो जाते हैं, वेरीगेटेड के अंदर ये क्या हो सकते हैं, अब हमारे वेरीगेटेड क्या होता है, वेरीगेटेड होते हैं हमारे ग्रीन और व्हाइट कलर के जब पैचेस आ जाते हैं किसी प्लांट के अंदर, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पैचेस बने हुए हैं, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, वेरीगेटेड। ठीक है, जिसके अंदर हमारे ग्रीन और व्हाइट के पैचेस रहेंगे। तो यहाँ से हमारे क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, पहला हमारा पॉसिबल हो सकता है कि हमारा व्हाइट कलर आए, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये व्हाइट भी तो था ना, क्योंकि ये वेरीगेटेड है। वेरीगेटेड का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा ये व्हाइट भी है, हमारा ये ग्रीन भी है, और थर्ड हमारा ये वेरीगेटेड खुद तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे तीनों पॉसिबिलिटी आ सकती है कि हमारे अगर ये वेरीगेटेड प्लांट, फीमेल जो प्लांट है वो वेरीगेटेड है और वो मेल व्हाइट प्लांट के साथ अगर क्रॉस कर रहा है तो वो व्हाइट भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, वेरीगेटेड भी हो सकता है। सिमिलरली दूसरे कॉम्बिनेशन के साथ भी यही पॉसिबल है, तो इसीलिए हम इसको किसके अंदर इंक्लूड करते हैं, इसको हम करेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस की। इसका हमारा एग्जांपल रहता है पेटाइट कॉलोनीज इन सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस। पेटाइट कॉलोनीज किसको हम बोलते हैं, दीज आर द स्मॉल साइज्ड कॉलोनी ऑफ सैक्रोमाइसिस सेरेविसी which are caused due to abnormal electron transport in mitochondria. These are different, there are different type of पेटाइट म्यूटेशन। तो पेटाइट कॉलोनीज हमारी क्या रहती है, वे कॉलोनीज होती है जो कि हमारी नॉर्मल साइज की जो कॉलोनीज रहेंगी उनसे स्मॉल साइज की रहेगी। जैसे कि अगर नॉर्मल साइज की कॉलोनी इतनी साइज की है तो हमारी जो पेटाइट कॉलोनीज होगी उसका साइज छोटा रहेगा नॉर्मल के कंपेयर में। और ये हमारी क्यों होती है, ये हमारे एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से होती है जो कि हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब ये जो हमारे पेटाइट कॉलोनीज होती है वो हमारी डिफरेंट म्यूटेशंस की वजह से बन सकती है। जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल आ रहा है सेग्रीगेशनल पेटाइट। इसके अंदर क्या होता है कि दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू न्यूक्लियर म्यूटेशन इन द जीन whose प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट टू एंड फंक्शन इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने क्या बताया कि जो हमारी पेटाइट कॉलोनीज बनती है वो क्यों बनती है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। जो हमारे सेग्रीगेशनल पेटाइट होते हैं उसके अंदर हम कह रहे हैं कि जो म्यूटेशन हुई है वो किसके अंदर हुई है, न्यूक्लियर जीनोम के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि न्यूक्लियर जीनोम है, ये हो गया हमारा न्यूक्लियर जीनोम, यहाँ से हमारी कोई प्रोटीन सिंथेसिस होगी और ये हमारा कहाँ पे जा रहा है, ये जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वहां पे जाके जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है उसको कंट्रोल कर रहा है। अब अगर इसके अंदर ही हमारी म्यूटेशन हो जाए तो हमारा ये प्रोटीन प्रॉपर इसकी सिंथेसिस नहीं होगी और इसकी वजह से ये यहाँ पे जाके जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट था वो भी नहीं कर पाएगा और इसकी वजह से जो कॉलोनीज बनेगी वो कैसे बनेगी, पेटाइट कॉलोनीज। तो इस टाइप की जो हमारी कॉलोनीज बनती है जिसके लिए हमारा न्यूक्लियर जीनोम के अंदर म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल रहती है उसको हम क्या कहते हैं, सेग्रीगेशनल पेटाइट। और ये जो हमारे सेग्रीगेशनल पेटाइट रहते हैं ये हमारे मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न को फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हम जो हमारा नॉर्मल मेंडेलियन इनहेरिटेंस रहता था उसके अंदर हम क्या कहते थे कि हमारा एक जीन के दो एलील रहते थे, एक हमारा डोमिनेंट एलील रहता था, एक हमारा रिसेसिव एलील रहता था। तो वही वाला पैटर्न हमारा यहाँ पे फॉलो होता है। जैसे कि अभी हमने पीछे क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस पढ़ा था ना, तो जिसके अंदर हमारा जो फीमेल प्लांट रहता है वही ऑफस्प्रिंग के फिनोटाइप को डिटरमाइन करेगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे दोनों पेरेंट्स के जो एलील रहेंगे वही ऑफस्प्रिंग के फिनोटाइप को कंट्रोल करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसके क्रॉसिंग का एक एग्जांपल लिखा हुआ है कि अगर हम किसी पेटाइट की, जो हमारा सेग्रीगेशनल पेटाइट है, इसकी क्रॉसिंग करवा देते हैं नॉर्मल हैप्लॉइड के साथ, तो यहाँ पे हमारे जो रिजल्ट आएंगे वो कैसे आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा और उसकी मियोसिस की वजह से यहाँ पे हमारे 4 अलग अलग हैप्लॉइड एस्कोस्पोर बनेंगे। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न था वही फॉलो हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमारे जो रेशियो आएगी वो पेटाइट और नॉर्मल की 1:1 ही रहेगी। यानी कि 2 हमारे यहाँ पे कैसे आ रहे हैं पेटाइट, 2 हमारे कैसे आ रहे हैं नॉर्मल, तो हमारी रेशियो क्या रहेगी 1:1। देन उसके बाद सेकंड टाइप के हमारे होते हैं न्यूट्रल पेटाइट। ये क्या होते हैं, दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द म्यूटेशन इन द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया।
अभी हमने जो सेग्रीगेशनल पेटाइट पढ़ा था तो उसके अंदर जो म्यूटेशन हुई थी वो किसके अंदर हुई थी, न्यूक्लियर जीनोम के अंदर। लेकिन जो हमारे न्यूट्रल पेटाइट रहते हैं वो हमारे कब बनेंगे, वो हमारे माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की जो म्यूटेशन होगी उसकी वजह से। ठीक है, दिस पेटाइट लैक द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए पार्शली और कंप्लीटली। ये जो इस टाइप के हमारे म्यूटेशन पेटाइट रहते हैं इनके अंदर हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अब्सेंट ही होगा, यानी कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बनेगा ही नहीं। ठीक है, एंड प्रोड्यूस वाइल्ड कॉलोनीज वेन एवर दे आर क्रॉस्ड विद द वाइल्ड यीस्ट। अगर हम इनकी क्रॉसिंग करवा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा कोई पेटाइट हो गया जो न्यूट्रल पेटाइट है, इसकी हमने नॉर्मल के साथ क्रॉसिंग करवाई, तो यहाँ पे पहले हमारा एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा जो हमारा कैसा होगा, नॉर्मल। देन उसके बाद जब इसकी म्योसिस होगी तो म्योसिस होने के बाद जो हमारे एस्कोस्पोर फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, उसमें हमारे सारे के सारे जो एस्कोस्पोर होंगे वो नॉर्मल टाइप के रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये वाला जो हमारा पेटाइट था ये तो कैसा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए देगा, अभी हमने बताया ना कि इसके अंदर तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा ही नहीं, तो यानी कि ये तो कुछ भी यहाँ पे आगे ट्रांसफर नहीं कर रहा। जो हमारा नॉर्मल वाला होगा उसके पास तो नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा। ठीक है, अब इसने तो यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया, तो जो हमारा डिप्लॉइड जो जाइगोट बना है उसके पास हमारे नॉर्मल जो हैप्लॉइड है वहां से माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ट्रांसफर हो चुका है, इसने यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर नहीं किया है। तो इसका मतलब अगर ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर भी हमारे नॉर्मल बन रहे हैं तो इसका मतलब क्या रहेगा कि इन चारों के पास भी हमारे क्या है, नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे पेटाइट फॉर्मेशन होती है या फिर सैक्रोमाइसिस सर्विसेज के अंदर जो हमारे न्यूट्रल पेटाइट रहता है उसके अंदर जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो हमारे दोनों के दोनों पेरेंट्स से ही ट्रांसफर होगा। इसी वजह से तो यहाँ पे हमारे नॉर्मल कॉलोनीज फॉर्मेशन हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे नॉर्मल वाले ने भी माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसफर कर रखा है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा दूसरे वाला चाहे एब्सेंट भी हो लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया तो, क्योंकि हमने बताया था ना कि एक सेल के अंदर हमारे मल्टीपल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे जो हमारे नॉर्मल वाले माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो इसी वजह से यहाँ पे नॉर्मल कॉलोनी फॉर्मेशन हो जाएगी। देन उसके बाद लास्ट हमारा टाइप आता है स्प्रेसिव पेटाइट। इसमें क्या होता है, दीज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू म्यूटेशन इन द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये भी हमारी किस टाइप की म्यूटेशन होगी, माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशन की वजह से हमारे ये पेटाइट फॉर्मेशन होती है। Whenever these पेटाइट आर क्रॉस्ड विद द वाइल्ड यीस्ट दे प्रोड्यूस्ड पेटाइट कॉलोनीज। अगर हम इनकी इस पेटाइट की क्रॉसिंग करवाते हैं नॉर्मल के साथ तो जो हमारे एस्कोस्पोर्स आएंगे वो हमारे सारे के सारे कैसे आएंगे, पेटाइट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन। अभी हमने पीछे क्या बताया था लास्ट वाले के अंदर, न्यूट्रल पेटाइट के अंदर मैंने बताया था कि जो हमारे दोनों के दोनों पेरेंट्स रहते हैं वो दोनों ही हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। तो इसने क्योंकि हमारा पेटाइट हो गया, अब इसने यहाँ पे ट्रांसफर तो कर दिया, दूसरे वाले हमारा है इसने भी यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब जो हमारा ऑफस्प्रिंग आएगा उसके पास एक तो हमारा नॉर्मल वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो गया और एक हमारा हो जाता है म्यूटेशन वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, तो इसके पास क्योंकि अब दोनों के दोनों है तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए था, हमारे आधे हमारे नॉर्मल होने चाहिए थे और आधे हमारे पेटाइट होने चाहिए थे, लेकिन हमारे जितने भी ऑफस्प्रिंग आते हैं वो सारे के सारे पेटाइट रहते हैं हमारे। तो उसके लिए हमारी अलग अलग एक्सप्लेनेशन दी हुई है और ये जो हमारा एग्जाम्पल रहता है ये हमारा डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन टाइप का रहता है। इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन होती है, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हमारी क्या कहती है कि जो म्यूटेंट डीएनए रेप्लिकेट होते हैं, जैसे कि हमारा ये जो म्यूटेंट डीएनए था ये हमारा मोर रैपिडली रेप्लिकेट कर देगा। अब ये इसने क्या किया, रैपिडली रेप्लिकेट करके मल्टीपल नंबर बना दिए, जैसे कि इसने बना दिए 50। जो हमारा नॉर्मल वाला था वो हमारा स्लो रेप्लिकेशन शो कर रहा है जिसकी वजह से इसने सिर्फ 10 ही कॉपीज बनाई। अब क्या हुआ, क्योंकि हमारे जो म्यूटेशन वाले थे वो हमारे मैक्सिमम हो चुके हैं, इसको ओवरटेक कर लेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि हमारा ये वाला डोमिनेंट हो जाएगा म्यूटेशन वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे पेटाइट फॉर्मेशन हो जाएगी। दूसरी हमारी जो थ्योरी है वो क्या कहती है कि जो म्यूटेशन डीएनए है, म्यूटेंट डीएनए हमारे, अभी हमने बताया कि यहाँ पे हमारा एक म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होगा और दूसरा हमारा कौन सा होगा, नॉर्मल वाला। तो अब क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। अगर म्यूटेंट वाले और नॉर्मल के अंदर अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो उसमें क्या कर देगा, जो हमारा म्यूटेंट वाला है वो नॉर्मल के अंदर भी एरर कोज कर देगा, जिसकी वजह से ये अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएगा
और उसी की वजह से जो हमारी यहाँ पे पेटाइट फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अभी इन दोनों की हमारे यहाँ पे दो अलग अलग एक्सप्लेनेशन रहती है, लेकिन अभी तक साइंटिफिकली कुछ कोई भी एक के लिए हम ये श्योर नहीं है कि हमारा कौन सा मेथड यहाँ पे काम करता है। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ट्रेट। जो हमारी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ट्रेट रहती है उनकी क्या क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि ये जो हमारे ट्रेट्स रहेंगे वो हमें मेल और फीमेल दोनों में देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद कैन शो ए लार्ज नंबर ऑफ फिनोटिपिक वेरिएंट इन ए सिंगल फैमिली। अभी हमने जैसे बताया था कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मल्टीपल नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। अब अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए, एक तो पहला तो हमारा क्या केस क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे अगर 6 ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हो, जिसके अंदर हमारे 6 के 6 कैसे हैं, नॉर्मल है, तो इसमें हमारा एक डिफरेंट टाइप का फिनोटाइप आ रहा है। अब क्या हुआ नेक्स्ट के अंदर कि हमारे 5 तो नॉर्मल रह गए और एक हमारा कैसा है, म्यूटेंट हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो फिनोटाइप आएगा वो डिफरेंट टाइप का हो जाएगा इससे। देन उसके बाद इसी तरीके से अगर 2 म्यूटेंट हो जाएंगे तो हमारा डिफरेंट फिनोटाइप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें फिनोटाइप के लिए डिफरेंट वेरिएशन देखने को मिलेगी, वो भी एक सिंगल फैमिली के अंदर। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इनहेरिटेंस फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। जो हमने पहले ट्रेट्स पढ़े थे तो उसके अंदर हमारे क्या होते थे कि जो हमारी ट्रेट है वो दोनों पेरेंट से ही पास होती थी, लेकिन जो हमारा साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ट्रेट रहती है वो हमारे सिर्फ एक ही पेरेंट से ट्रांसफर रहती है। और इसके अंदर हमारे जो रेसिप्रोकल अगर हम क्रॉस करते हैं तो वहां पे हमारे डिफरेंट रिजल्ट आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं रेसिप्रोकल ट्रेट की, अगर हम नॉर्मल केस की बात करें तो जैसे कि हमारा टॉल प्लांट होते थे, एक हमारे रिसेसिव प्लांट होते थे, तो यहाँ पे अगर हम इनकी क्रॉसिंग करवा दें तो यहाँ पे हमारे पेरेंट जो रिजल्ट आएंगे वो कैसे आएंगे, सारे के सारे टॉल हो गए। अब हमने क्या किया, इनको चेंज कर दिया। अगर हम चेंज भी करेंगे तो हमारा क्या रिजल्ट रहेगा, सेम यही रिजल्ट रहेगा। जैसे कि हमने फीमेल मान लिया ये प्लांट, अब हमने मेल मान लिया इसको, तो भी हमारे जो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग आएंगे वो कैसे आएंगे, टॉल आएंगे। लेकिन अगर हम बात करें साइटोप्लाज्मिक ट्रेट्स की, तो हमने जैसे कि पढ़ा था कि जो हमारा फीमेल प्लांट रहता है उसी के ऊपर ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप डिपेंड रहता है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे ये व्हाइट हो जाएगा तो ये व्हाइट रहेगा। अगर हम व्हाइट फीमेल को ले रहे हैं और ग्रीन मेल को ले रहे हैं तो हमारा रिजल्ट कैसा आ रहा है, व्हाइट। लेकिन अगर हम इनको रेसिप्रोकल कर देते हैं कि हमने ग्रीन मान लिया फीमेल और व्हाइट मान लिया हमने मेल, तो हमारा रिजल्ट पहले अगर हम बात करें न्यूक्लियर जीनोम के अकॉर्डिंग तो हमारा रिजल्ट वही रहना चाहिए था, व्हाइट ही आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कैसा रिजल्ट आता है, हमारा ग्रीन। तो यहाँ पे इसीलिए हमने लिखा है कि जो हमारे रेसिप्रोकल क्रॉस रहते हैं वहां पे हमारे डिफरेंट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड टाइप की, वो हमारा है मैटरनल इफेक्ट। इसके अंदर क्या रहता है, इन दिस टाइप द फिनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द जीनोटाइप ऑफ द मदर। हम क्या कह रहे हैं, एक होगी मदर, एक है फादर, और इनसे हमारे है एक ऑफस्प्रिंग आई है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है उसका जो फिनोटाइप होगा, नॉर्मली क्या होता था कि जो इसका फिनोटाइप है वो इसके जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड रहता था, लेकिन मैटरनल इफेक्ट के अंदर जो ऑफस्प्रिंग है उसका जो फिनोटाइप रहेगा वो खुद के जीनोटाइप पे डिपेंड ना होके मदर के जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड होता है। इसको हम क्या कहेंगे, मैटरनल इफेक्ट। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये हमारे सेल कॉइनिंग इन लेमिनिया पेरिगरा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा एक हम मान के चलते हैं, एक अलील हो गया हमारा एस पॉजिटिव और एक है हमारा एस, ये हमारा कौन सा होगा, वाइल्ड, ये हमारा हो जाएगा म्यूटेंट। तो ये हमारा डोमिनेंट रहेगा। तो जो हमारा डोमिनेंट वाला अलील है ये हमारी डेक्स्ट्रल कोइलिंग करवाएगा। डेक्स्ट्रल कोइलिंग का मतलब है राइट हैंडेड कोइलिंग। ठीक है, और दूसरा वाला हमारा वो कौन सी करवाता है, हमारा सिनिस्ट्रल कोइलिंग। तो ये हमारी हो जाती है राइट हैंडेड और सिनिस्ट्रल हमारी हो जाएगी लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, तो अगर हम मेल हमारा जो यहाँ पे लिमेनिया है वो है हमारा डेक्स्ट्रल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो जीनोटाइप है वो मान के चलते हैं हमारे दोनों के दोनों वाइल्ड टाइप के है, जिसकी वजह से इसकी जो फिनोटाइप है वो कैसा आया है, डेक्स्ट्रल टाइप का। दूसरी जो फीमेल है वो हमने मान ली यहाँ पे सिनिस्ट्रल टाइप की। सिनिस्ट्रल टाइप की है तो यहाँ पे हमारा जो जीनोटाइप आएगा वो कैसा आएगा, होमोजाइगस रिसेसिव। यहाँ पे दोनों के दोनों हमारे नॉर्मल एस है।
अब इन दोनों की हमने क्रॉसिंग करवाई, क्रॉसिंग करवाने से जो हमारी F1 जनरेशन आएगी, अब वो हमारी नॉर्मली कैसे आनी चाहिए थी, यहां से हमारा एस पॉजिटिव आ गया, यहां से हमारा नॉर्मल एस आ गया। अगर हमारा ये वाला जीनोटाइप हो रहा था तो इससे हमारा कैसी कोइलिंग होनी चाहिए थी, हमारी डेक्स्ट्रल राइट, ठीक है। लेकिन हमारी यहाँ पे कैसी आती है, सिनिस्ट्रल टाइप की। वो क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल है, अभी हमने बताया ना कि जो ऑफस्प्रिंग रहेगा उसका जो फिनोटाइप होगा वो मदर के जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पे मदर का जीनोटाइप किस टाइप का है, सिनिस्ट्रल टाइप का। तो इसीलिए जो हमारी ऑफस्प्रिंग आएगी वो कैसी आएगी, सिनिस्ट्रल टाइप की। देन उसके बाद अगर हम इन दोनों की सेल्फिंग करवा देते हैं, तो जब हमने सेल्फिंग करवाई तो हमारे रिजल्ट कैसे आए हैं, हमारे 1/4 हमारे दोनों के दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट, 1/2 हमारे हेटेरोजाइगस और 1/4 हमारे होमोजाइगस रिसेसिव। तो हमारे नॉर्मली अगर हमारी न्यूक्लियर जीन यहाँ पे इनहेरिटेंस होती तो यहाँ पे हमारे कैसे रिजल्ट मिलते, ये हमारा कैसा होता, डेक्स्ट्रल टाइप का। देन उसके बाद ये भी हमारा डेक्स्ट्रल टाइप का ही रहता, और ये हमारा कैसा होता है, सिनिस्ट्रल टाइप का। तो यानी कि हमारी जो रेशो रहती है वो 3:1 होती, 3 हमारे डेक्स्ट्रल होते और 1 हमारा सिनिस्ट्रल रहता। लेकिन हमारे यहाँ पे ये रेशो ना आके हमारे फिनोटाइप कैसे आ रहे हैं, सारे के सारे हमारे डेक्स्ट्रल टाइप के आ रहे हैं। अब वो क्यों आ रहे हैं, अभी जैसे हमने बताया कि जनरेशन जो होगी हमारी नेक्स्ट जनरेशन या फिर ऑफस्प्रिंग जो होंगे, उनका जो फिनोटाइप होगा, इनका जो फिनोटाइप है वो मदर के जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड रहेगा। अब यहाँ पे मदर भी हमारी कैसी है, एस पॉजिटिव एस, और ये हमारे कैसे हो जाएंगे, डेक्स्ट्रल टाइप के। तो इसीलिए हमारे जितने भी यहाँ पे ऑफस्प्रिंग आएंगे वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, डेक्स्ट्रल टाइप का। अब इसके लिए जो हमारा मैकेनिज्म रहता है वो क्या होता है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, हम इस फीमेल की बात करते हैं। अभी हमने ये जो बताया इसके अंदर हमारा क्या रहता है, इन दिस केस द जीन ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ ऑफ द पेरेंट। यहाँ पे जो हमारे जीन रहेंगे वो तो हमारे दोनों पेरेंट्स से आ रहे हैं, लेकिन जो मदर है, अभी ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम का ही है। तो मदर ने क्या दिया, मदर ने न्यूक्लियस भी दिया, और जो जो साइटोसोल है वो भी मदर ने यहाँ पे ट्रांसफर किया। जो फादर है, फादर ने क्या किया, सिर्फ न्यूक्लियस को ही ट्रांसफर किया, इसने इसको ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। अब ये जो हमारा ऑफस्प्रिंग बनेगा, तो इसके अंदर जो हमारे ये माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो हमारे किससे आए हैं, फीमेल से ही आए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे साइटोसोल जो होगा वो हमारे क्या करेंगे, इस कोइलिंग को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर जो मदर है वो सिनिस्ट्रल टाइप की है, तो जो इसके साइटोसोल की जो करेक्टरिस्टिक होंगी, अब इसका जीनोटाइप कैसा था, वो था हमारा रिसेसिव टाइप का। तो जो इसका साइटोसोल भी होगा वो हमारा किस टाइप का हो जाएगा, सिनिस्ट्रल टाइप का। अब जो इसकी ऑफस्प्रिंग आएगी, ऑफस्प्रिंग के अंदर अगर हम बात करते हैं, ये जो हमारा ऑफस्प्रिंग आया है, ऑफस्प्रिंग का अगर हम साइटोसोल देखें, ये जो साइटोसोल है वो हमारा किस टाइप का है, अभी भी सिनिस्ट्रल टाइप का। तो इसीलिए जो इसका फिनोटाइप रहेगा वो हमारा कैसा हो जाता है, सिनिस्ट्रल टाइप। अब हमने क्या किया कि जो ये हमारा F1 आया है, F1 है, F1 जो फीमेल है ये हमारी कैसी है, अभी भी सिनिस्ट्रल टाइप की। यानी कि ये जो होगा ये कैसा था, जब इसकी बर्थ हुई, यानी कि जब ये जन्म हुआ था इसका, तो ये किस, जो इसका जीनोम जो साइटोसोल था वो किस टाइप का था, हमारा होमोजाइगस रिसेसिव टाइप का। लेकिन जैसे जैसे टाइम हुआ, इसकी ग्रोथ हुई, अब इसका जो जीनोम है वो कैसा है, वो है हमारा हेटेरोजाइगस। अगर हम इसके न्यूक्लियर जीनोम की बात करें तो वो हमारा हेटेरोजाइगस है। जैसे जैसे टाइम हुआ, जैसे जैसे इसकी ग्रोथ हुई, अब क्या हुआ, इनिशियली तो इसके अंदर जो साइटोसोल था वो किस टाइप का था, हमारा होमोजाइगस रिसेसिव। लेकिन टाइम के साथ साथ क्या हुआ कि हमारे जो ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमारी खत्म होती गई, और जो हमारा ये न्यूक्लियर जीनोम था इसने क्या किया, जो इसका साइटोसोल है वो किस टाइप का बना दिया, हेटेरोजाइगस टाइप का। यानी कि वो कैसा होगा, डेक्स्ट्रल टाइप का। तो जब ये वाला जो हमारी फीमेल है ये अगर किसी भी मेल के साथ क्रॉसिंग करेगी तो ये हमारा यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस ही ट्रांसफर करेगा। तो इसने तो यहाँ पे न्यूक्लियस ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जो साइटोसोल है वो अब कैसा रहेगा हमारा, चाहे कितने भी ऑफस्प्रिंग बने वो हमारा सारे के सारे कैसे रहेंगे, वो हमारे होंगे डेक्स्ट्रल टाइप के। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग आए हैं वो सारे के सारे कैसे आए हैं, डेक्स्ट्रल टाइप के। देन उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस हेरिडिटी। इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिम्बायोटिक और पैरासिटिक इंटरेक्शन विद ए
microorganism. Here the phenotype of an organism is affected by the presence of an microorganism in the host organism. जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया न्यूक्लियर जीनोम और इसने कोई प्रोटीन बनाया है ए, ठीक है, और इसी के अंदर क्या है कि कोई ऑर्गेनिज्म, कोई पैरासाइट रह रहा है, वो हमारा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अभी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो भी कोई ना कोई तो प्रोटीन यहाँ पे सिंथेसिस करेगा। अब उसने क्या किया, उसने बना दिया बी प्रोटीन और इन दोनों की इंटरेक्शन से हमारा बन गया सी। और ये जो हमारा सी प्रोटीन है ये हमारा कोई पर्टिकुलर फिनोटाइप को शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमारा यहाँ पे ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे तो हमारा जो प्रोटीन होगा वो किस टाइप का रहेगा, ए टाइप का, वो सी टाइप की सिंथेसिस नहीं होगी। तो इसीलिए हमारा जो फिनोटाइप भी होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इस टाइप की जो हमारी हेरिडिटी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस हेरिडिटी। उसके बाद यहाँ पे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, सेल कॉइलिंग इज ए मैटरनल इफेक्ट फिनोटाइप कंट्रोल्ड बाय द कैपिटल एस जीन वेयर कैपिटल एस इज डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव एस। If a snail has left-handed coil, which of the following statement is true? हमें यहाँ पे बताना है कि हमारा कोई स्नेल है और वो है लेफ्ट हैंडेड, ये इसका क्या है, फिनोटाइप है। तो हमें बतानी है कि हमारी ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी। हमने अभी क्या बताया है कि जो हमारा ऑफस्प्रिंग होता है उसका जो फिनोटाइप होगा वो मदर के जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करेगा, मदर के जीनोटाइप। तो अगर ये वाला हमारा लेफ्ट हैंडेड आ रहा है, लेफ्ट हैंडेड का मतलब इसके लिए हमारा कैसा जीनोटाइप होना चाहिए था, होमोजाइगस रिसेसिव। तो जो मदर होगी उसका जो जीनोटाइप आएगा वो कैसा आएगा, होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, द जीनोटाइप ऑफ द स्नेल मस्ट बी होमोजाइगस रिसेसिव। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमारी जो मदर है वो हमारी कैसी होनी चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव। देन उसके बाद सेकंड है, द जीनोटाइप ऑफ द मदर ऑफ द स्नेल मस्ट बी होमोजाइगस रिसेसिव। तो ये हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट उसके बाद फादर के लिए बोल रहा है तो ये भी हमारी गलत है। देन उसके बाद ग्रैंड मदर के लिए बोल रहा है, ये भी हमारी गलत है। तो जो हमारा बी ऑप्शन होगा ये वहां पे करेक्ट हो जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैटरनल इनहेरिटेंस ऑफ कॉइलिंग ऑफ ए सेल इन ए स्नेल इज वेल एस्टेब्लिश्ड। द डेक्सटर्नल कॉइलिंग डिपेंड अपॉन ए डोमिनेंट एलील डी and sinistral coiling is depend upon a recessive allele D. A female F1 progeny of dextral type is crossed with a male sinistral snail. What will be the ratio of the heterozygous homozygous individual in its F2 progeny? यहाँ पे क्या है कि जो F1 है यहाँ पे कोई फीमेल दी हुई है और उस फीमेल का जो जीनोटाइप है वो कैसा दिया हुआ हमें, हेट्रोजाइगस। और यहाँ पे जो हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं किसी मेल के साथ वो हमारा कैसा है, सिनिस्ट्रल स्नेल। सिनिस्ट्रल स्नेल का मतलब क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मदर के लिए तो कुछ बोला ही नहीं हुआ। अभी हमने बताया ना कि अगर कोई भी पेरेंट, कोई भी हमारा ऑफस्प्रिंग है उसका जो फिनोटाइप होगा, जैसे यहाँ पे फिनोटाइप क्या दिया हुआ है, सिनिस्ट्रल टाइप का, तो वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारे मदर के जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे हमें मदर का या फिर फादर का कोई जीनोटाइप नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए हम इसको बाय डिफॉल्ट क्या मान लेते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव। तो यहाँ पे हमें क्या पूछा हुआ है कि अगर हमने इन दोनों की क्रॉसिंग करवाते हैं तो हमें रेशो पूछी हुई है हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस के लिए। अभी यहाँ पे हमें फिनोटाइप के लिए कुछ भी नहीं बोला, हमें सिर्फ जीनोटाइप के लिए बोला है। तो अगर हम इन दोनों की क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमारे यहाँ पे हमारे किस टाइप के ऑफस्प्रिंग्स आएंगे। तो अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल यहाँ पे कैसे है, 2 टाइप के गैमेट प्रोड्यूस करेगी और जो मेल है वो सिंगल टाइप का गैमेट प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे ऑफस्प्रिंग आएंगे वो एक आएगा हमारा हेट्रोजाइगस और एक हमारा आएगा होमोजाइगस रिसेसिव। तो रेशो क्या आएगी, 1:1। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ए पोकी न्यूरोस्पोरा वाज क्रॉस्ड विद द नॉर्मल न्यूरोस्पोरा एंड फॉलोइंग रिजल्ट वर ऑब्टेन्ड। फीमेल पोकी क्रॉस्ड विद द मेल नॉर्मल, ऑफस्प्रिंग ऑल विल बी पोकी। और अगर फीमेल है वो नॉर्मल है, मेल पोकी है, तो जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे आ रहे हैं, हमारे नॉर्मल। तो हमें यहाँ पे मोड ऑफ इनहेरिटेंस बताना है। पहली चीज तो जो हमने पोकी न्यूरोस्पोरा है वो हमने एग्जांपल ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो हमारा किसके अंदर आता है, मैटरनल इनहेरिटेंस के। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे जो हमें डाटा दिया हुआ है वो एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि जो फीमेल है अगर वो पोकी हो जाती है तो जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे होंगे, पोकी। और अगर फीमेल हमारी नॉर्मल हो जाती है तो जितने भी ऑफस्प्रिंग है वो कैसे आ रहे हैं, नॉर्मल। तो ये हम किसके अंदर पढ़ते थे, मैटरनल इनहेरिटेंस के अंदर, जो जिसके अंदर क्या था कि जो एक सिंगल पेरेंट है,
सिंगल पेरेंट है जो कि नेक्स्ट जो हमारे ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं उसके फिनोटाइप को कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पे हमारी अगर फीमेल पोकी हो रही थी तो हमारे ऑफस्प्रिंग भी पोकी थे, नॉर्मल अगर फीमेल है तो ऑफस्प्रिंग भी हमारे नॉर्मल आ रहे थे, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। बाकी के ऑप्शन जो मैटरनल इफेक्ट है ये भी गलत है, एक्स लिंक भी गलत है और सेक्स इन्फ्लुएंस भी गलत है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम क्रोमोसोमल म्यूटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और लाइफ साइंस से रिलेटेड इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।